हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवीज बैंटर। आज मैं 2011 की हॉरर थ्रिलर फिल्म 247 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। होप यू लव द स्टोरी लाइन, सो वॉच टिल एंड एंजॉय। मूवी शुरू होते ही हम जेना नाम की एक लड़की को उसके फियांस जेमी के साथ एक कार में देखते हैं। उस वक्त रात होती है और जेमी कार ड्राइव कर रहा होता है। जेमी और जेना एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और उनकी शादी भी होने वाली होती है। कार से घर आते वक्त उनके कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें जेना काफी घायल है। कुछ वक्त में पता चलता है कि जेमी की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद मूवी 3 साल की लीप लेती है और हम देखते हैं कि जेना की फ्रेंड रेनी अपने फ्रेंड माइकल के साथ उसे एक ट्रिप पर ले आती है। इस ट्रिप में माइकल का फ्रेंड एयान भी होता है। रेनी का जेना को इस ट्रिप में लाने का मोटिव यही था कि वो उसे एयान के साथ सेट कर सके। जेना ने जेमी के डेथ के बाद किसी को डेट नहीं किया और इसलिए रेनी चाहती थी कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आए। माइकल और एयान जब अकेले होते हैं तो एयान उसे बताता है कि जेना उसे बहुत क्यूट लगी। इसके बाद वो चारों एक बोट में उठते हैं और एक लेक साइड केबिन में पहुंच जाते हैं जहां वो रुकने वाले हैं। लेक साइड केबिन पहुंचने पर वो चारों एक आदमी को देखते हैं जो उनका वेट कर रहा होता है। ये आदमी एयान का अंकल वेड है। एयान बताता है कि ये केबिन अंकल वेड का है। वेड उन सबका अच्छे से वेलकम करता है और उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करता है। सब कोई खुशी से ड्रिंक्स एक्सेप्ट करते हैं मगर जेना मना कर देती है। सब लोग बाहर अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। जेना कैबिन से होकर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाने के बाद वो पिल से भरी बोतल निकालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेना 3 साल पहले उस एक्सीडेंट के बाद से पिल्स खा रही है। वो अभी तक जेमी के डेथ को ओवरकम नहीं कर पाई है। इसके बाद शाम को सब डिनर कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बता और पूछ रहे होते हैं। थोड़ी देर में वेड आता है और उन चारों को बताता है यही पास में उसे एक पार्टी फिक्स की है और वो चारों इन्वाइटेड है। मगर बिना इनविटेशन पास के उन्हें पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक प्राइवेट पार्टी है और पार्टी में जाने के लिए पास देता है। वेट कहता है उसे पार्टी में काम है जिसके कारण वो पार्टी में ही रहेगा एंड सबसे पार्टी में ही मिलेगा। वेट के जाने के बाद माइकल और एयान केबिन की ओर जाते हैं और एक सोना रूम देखते हैं। इसके बाद वो तीनों बात करते हैं और सब मिलकर जेना को स्ट्रीम बात करवाना चाहते थे क्योंकि वो जब से यहाँ आई है वो किसी के साथ मजे नहीं कर रही थी। माइकल और एयान सोना बात में पहले ही चला जाता है। बाहर रेनी जेना के पास आती है और उसे कहती है उसे उनके साथ आने की जरूरत नहीं है अगर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो। मगर जेना प्योर प्रेशर में आकर उन्हें ज्वाइन करने की बात कहती है। इसके बाद जेना सोना बात में जाने के लिए रेडी होने लगती है और हम देखते हैं कि जेना अपने गले में अभी भी वो एंगेजमेंट रिंग को नेकलेस की तरह पहनती है। वो उस नेकलेस को देखती है और फिर मूव ऑन करने का सोचते हुए नेकलेस को निकालकर ड्रॉवर में रख देती है। रेनी माइकल और एयान सोना बात में होते हैं। माइकल रेनी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। जेना भी सोना बात में आती है। आने से पहले वो 2 वाटर बॉटल साथ रख लेती है। वो सोना बात में जाने के पहले रुक जाती है और सोचने लगती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। उसे अनकंफर्टेबल लगता है और वो वापस मुड़ने ही वाली होती है कि तभी एयान सोना बात का दरवाजा खोलता है और जेना को अंदर आने को कहता है। जेना फिर अंदर जाती है और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती है। रेनी जेना से बॉटल लेकर पानी पीने लगती है। वहीं दोनों लड़के अपने बियर को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एयान बताता है कि ये सोना बात उसके अंकल वेड ने डिजाइन किया था। वेड के डिजाइन सोना बात का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए एयान एक रॉक पर पानी डालता है और तुरंत उस रॉक से स्ट्रीम निकलने लगता है। थोड़ी देर में उस स्ट्रीम की वजह से हीटिंग काफी बढ़ जाती है और जल्दी वो रूम बिल्कुल सहन से बाहर हो जाती है। एयान सबको लेक में कूदने का सजेशन देता है और कहता है कि वो सब अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए बाहर आ सकते हैं। वो सब बाहर आकर लेक में कूद जाते हैं और बॉडी को ठंडा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लेक के पानी में अच्छा महसूस कर रहे थे। कुछ टाइम बाद रेनी और जेना वापस सोना बात में आ जाते हैं। माइकल और एयान किचन में ड्रिंक शेयर करते हैं। सोना में रेनी जेना से पूछती है कि वो एंजॉय कर रही है या नहीं। इसका जवाब जेना हाँ में देती है। यही दूसरी ओर सोना बात में जाने से पहले एयान माइकल को बताता है कि उसे जेना काफी अच्छी लगने लगी है। इस तरफ माइकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। वो इवन ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो सब एक बार फिर लेक में कूल होने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से वापस लौटने पर माइकल चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अकेले रूम में आए। माइकल नशे में रहता है और इसलिए वो रेनी के साथ अकेले रूम में जाना चाहता है मगर रेनी नहीं कह देती है क्योंकि उसका मूड नहीं है और उसे इस बात से नफरत है कि माइकल ने इतनी शराब पी ली। रेनी उसे सोना रूम से बाहर निकाल देती है और दरवाजे को जोर से बंद कर देती है। माइकल रेनी के ऐसा करने पे काफी गुस्सा हो जाता है। सोना बात में रेनी एयान और जेना से कहती है कि माइकल सबका मूड खराब कर रहा है। कुछ ही देर में बाहर माइकल की गिरने की आवाज आती है। रेनी उसे इग्नोर करने को कहती है क्योंकि उसके हिसाब से माइकल ये सब उसकी अटेंशन लेने के लिए कर रहा है। लेकिन एयान नहीं चाहता कि उसके दोस्तों में कोई भी झगड़ा हो और इसलिए माइकल को लाने के लिए वो सोना बात के दरवाजा खोलने चला जाता है। रेनी उसे ऐसा करने से मना करती है। उसका मूड ऑलरेडी खराब है। टाइम के साथ रूम टेम्परेचर और भी बढ़ जाती है। रेनी अपने रूम में जाना चाहती है और इसलिए वो खुद सोना बात के डोर को ओपन करती है मगर वो नहीं खुलता। फिर एयान डोर को ओपन करने आता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है मगर दरवाजा ब्लॉक हो चुका था।
ये देखकर जेना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो तीनों यहाँ फंस चुके हैं। रेनी माइकल को आवाज देती है। उसे लगता है कि ये सब उसने किया है। एन भी माइकल को आवाज देता है मगर बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद रेनी और एन दरवाजे के ग्लास से चेक करते हैं और देखते हैं कि दरवाजे को कुछ ब्लॉक कर रहा है और इसलिए वो नहीं खुल रहा। और सब यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा उपाय ढूंढने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सब की हालत बिगड़ने लगी थी क्योंकि रूम में ऑक्सीजन कम होने लगा था। वो कमरा पूरा बंद था जिसके कारण वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। रेनी वरी करने लगती है क्योंकि अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो उनकी जान भी जा सकती है। इसी दौरान एन टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस लगा हुआ देखता है लेकिन उसका कंट्रोलर भी बाहर फिक्स्ड है और इसलिए वो हीट भी कम नहीं कर सकते। एन भी डर से कंट्रोलर के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि ये एक्सप्लोड हो सकता है और उन्हें जिंदा जला सकता है। एन सोना हीटर से एक पत्थर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि वो काफी गर्म होता है। वो उस रॉक को एक वुडन टूल से कैसे भी निकालता है और इसलिए वो तीनों अपनी बोतल से पानी का एक सिप पीते हैं और बाकी पानी एक बकेट में डालकर वो पत्थर को ठंडा करने के लिए डाल देते हैं। पत्थर के ठंडा होने पर एन उसे उठाता है और दरवाजे के ग्लास पर जोर से मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर ग्लास पर सिर्फ स्क्रैच कर पाता है। ऐसा करने में एन घायल भी हो जाता है मगर फिर वो पत्थर से ग्लास को मारते रहता है और फाइनली वो ग्लास टूट जाता है और उसके थ्रू बाहर की हवा अंदर आने लगती है और वो तीनों बारी बारी फ्रेश एयर में सांस लेते हैं। वो हेल्प के लिए आवाज लगाते हैं मगर उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि एक लैडर ने दरवाजे को ब्लॉक करके रखा है। एन उस रॉक को एक टॉवल में बांधता है और उस ग्लास के रास्ते वो हाथ निकालकर लैडर हटाने की कोशिश करता है मगर पत्थर की साइज ऐसा करने के लिए काफी छोटी होती है। उन्हें लगता है कि माइकल पार्टी में गया है और इसका इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। तभी रेनी को आइडिया आता है। वो थर्मोस्टेट तोड़ने की बात करती है जो कि बाहर की सेटिंग के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। उसे भरोसा है कि ऐसा करने से टेम्परेचर कम हो सकेगा मगर एन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि थर्मोस्टेट तोड़ने का नतीजा टेम्परेचर मैक्सिमम लिमिट तक भी जा सकती है जो कि 247 फ़ारेनहाइट है और इस टेम्परेचर पर ह्यूमन स्किन मेल्ट होने लगते हैं। जेना एन की बातों से एग्री करती है और वो रेनी को थर्मोस्टेट के साथ कुछ करने के लिए मना करती है। सोना रूम में अब टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था। रूम में आते हुए लाइटनिंग को देखकर एन को एक आइडिया आता है। वो वायर्स को कट करके हीटर को बंद करने का प्लान करता है। अगर बिजली चली जाती है तो शायद हीटर भी कम हो जाएगा। एन बल्ब के साथ मेस कर फ्यूज को उड़ाने की कोशिश करता है। एन की बॉडी काफी स्वेट से भरी थी। ये सब करते वक्त उसे जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई लेकिन सोना रूम में हीटर अब भी काम कर रहा था। लाइट ना होने की वजह से और कंटिन्यूअस हीटर के चलने के कारण सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। तभी उन्हें बाहर वेट के डॉग के भौंकने की आवाज आती है। ये तीनों उसका नाम लेकर उसे बुलाते हैं और डॉग अकेले घर चला गया और सोना रूम के सामने भौंकने लगता है। डॉग बार्किंग की आवाज सुनकर माइकल वहाँ आ जाता है। उसे देखकर लगता है कि वो अब नशे में नहीं है और वो कहीं से वापस लौट रहा है। रेनी, जेना और एन को रियलाइज होता है कि माइकल बाहर है। रेनी तुरंत उठकर माइकल को आवाज देती है। तभी वेड एक आदमी के साथ मिलकर पार्टी के लिए पटाखे चलाकर चेक करने लगता है। वो डॉग वेड के पास आता है उसे जनाने के लिए कि कैबिन में कुछ गलत हुआ है, लेकिन वेड सोचता है कि उसका पेट फायरवर्क से एक्साइटेड हो गया है। पटाखों की लाउड नॉइज की वजह से रेनी की आवाज माइकल तक नहीं पहुंच पाती। थोड़ी देर बाद माइकल और वेड घर के बैकयार्ड पर मिलते हैं। वेड माइकल से पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। माइकल उसे अपनी कहानी बताता है कि उसे काफी शराब पी ली थी और बेहोश हो गया था। होश आने पे वो खुद को केबिन के सोफे पे पाता है। उसके सारे दोस्त उसे अकेले छोड़कर पार्टी में चले गए हैं। इसके बाद वो खुद पार्टी वेन्यू पर जाता है मगर उसे एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उसके पास पास नहीं था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो वापस केबिन आ जाता है और वेड के डॉग को सोनाबाद के पास पाता है। यही दूसरी ओर सोनाबाद में उन तीनों की हालत बहुत खराब होती है। वो तीनों के पास अब पानी पीने को भी नहीं बचा था। रेनी जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी वो कंट्रोलर तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, ये सोचकर कि ऐसा करने से टेम्परेचर कम हो जाएगा। जेना उसे ऐसा करने से मना करती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से सिचुएशन खराब होगी। वो रेनी को मना करती है और रेनी उस पर चिल्लाने लगती है। तभी ना चाहते हुए जेना एक रॉक उठाती है और उसे रेनी के सिर पर जोर से हिट कर देती है। चोट लगने पर रेनी बेहोश हो जाती है। जेना डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसे डर रहता है कि कहीं उसने रेनी को जान से मार दिया है। जेना बहुत नर्वस हो जाती है। इसके बाद जेना खुद ही उठती है और थर्मोस्टेट तोड़ने का डिसीजन लेती है। वो एक पत्थर को उठाकर जोर से थर्मोस्टेट पर हिट करती है मगर जैसा कि उन्हें डर था, सेफ्टी थर्मोस्टेट के टूटने के बाद टेम्परेचर कम ना होकर और भी ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट अपने मैक्सिमम हीटिंग लिमिट 247 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाती है। एन ने पहले ही ऐसा करने से मना किया था। टेम्परेचर इंक्रीज होता देख एन पागल होने लगता है। वो अपना सारा कंट्रोल खो देता है और अजीब हरकतें करने लगता है। जेना उसे ऐसा हालत में देखकर डर जाती है।
रूम टेम्परेचर भी अब मैक्सिमम लिमिट पे जाने लगता है। एयान तुरंत उठकर एकदम गर्म हीटर को पकड़ता है और उसे मूव करने लगता है। ऐसा करने से उसकी बॉडी जल जाती है। एयान इन सब की वजह से पागल हो चुका होता है और कैसे भी हीटर को मूव करता है, लेकिन ऐसा करने में हीटर से एयान की बॉडी पर गैस लीक होती है और रूम में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस हादसे के बाद जेना कैसे भी सोनाबाद से निकल पाती है। वो बाहर निकलते ही पानी पीती है और पानी को अपने बॉडी पर भी ढालती है। वो अपने रूम में जाती है और रोने लगती है, लेकिन कुछ ही समय में पता चलता है ये सब जेना का हेलुसिनेशन, यानी कि सिर्फ सोच रही थी। असल में वो अपने रूम में नहीं बल्कि अभी भी सोनाबाद में ही ट्रैप्ड है। उसे होश आता है और वो खुद को सोनाबाद में ही पाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि एयान की डेथ हो गई। रेनी को भी होश आता है। जेना उसे पुल करते हुए विंडो के पास ले जाती है ताकि वो सांस ले सके। जेना कैसे भी रेनी को टॉवल से बांधकर विंडो के पास खड़ा रखती है ताकि रेनी ब्रेथ कर सके। इसके बाद जेना एक्सेसिव गर्मी की वजह से बेहोश हो जाती है। यहीं दूसरी ओर माइकल केबिन में होता है और अभी भी उसे इस बात की खबर नहीं है कि उसके दोस्त सोनाबाद में फंसे हैं। तभी माइकल को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसे वो सीन दिखता है जहाँ वो सोनाबाद को छोड़कर आ रहा होता है। उसे याद आता है कि नशे की वजह से वो इतना अनकॉन्शियस था। उसने एक लैडर को सोनाबाद के दरवाजे के सामने लगा दिया था, जिसके वजह से वो दरवाजा ब्लॉक हो गया और उसके तीनों फ्रेंड्स उसी में ट्रैप्ड हो गए। इसी दौरान वेट कैबिन की ओर आता है और दो लड़की को सोना रूम में जिंदा देखता है। एम्बुलेंस की गाड़ी आती है और स्ट्रेचर्स पे जेना और रेनी को रखा जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। पुलिस तभी मौके पर पहुंचती है और वेट से पूछताछ करती है, जिसे कुछ पता नहीं था क्योंकि वो पूरी रात घर पे नहीं था। माइकल पीछे बैठकर जोर जोर से रो रहा होता है और अपने आप को सिर्फ दोषी महसूस कर सकता था क्योंकि उसकी केयरलेसनेस की वजह से उसके गर्लफ्रेंड्स और फ्रेंड्स की ये हाल हुई। और इस तरह 247 फ़ारेनहाइट मूवी ऑडियंस में थ्रिल और गूज़बम्प देते हुए खत्म होती है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता सोना रूम में 10 घंटे से ज़्यादा फंसना क्या एक्सपीरियंस रहेगा, और ना ही मैं चाहूँगा। हालांकि 247 डिग्री फ़ारेनहाइट फिल्म ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उनका बयान आया, सोना रूम में उन्हें एवरी मिनट मायने रख रही थी क्योंकि वो गर्मी में अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जो जल्दी से 247 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच रहा था। सर्वाइवर्स का ये भी मानना है कि वो बीच बीच में अनकॉन्शियस हो जा रहे थे और भूल भी जा रहे थे कि वो कहाँ हैं। हालांकि ये सच होने के बावजूद ये सोचना मुश्किल है कि कोई इतना सेल्फलेस होगा। ये बोलना उचित नहीं होगा कि 247 डिग्री फ़ारेनहाइट मूवी एक हॉरर जॉनियर है, फिर भी फिल्म देखने में अच्छी है, लेकिन रियल इंसिडेंट का एंडिंग बहुत बुरा हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए देन वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड टेक केयर।